मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, भले ही वह मल्टीपल चॉइस के रूप में हो, भले ही वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों के बारे में जान रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम संस्कृत के नाटक चक्रकार के रूप में महाकवि भास को जानने वाले हैं। और संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्न केवल हमारी ग्रेजुएशन की क्लास तक नहीं है, जितने भी एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो यूपीएससी है, एचपीएससी है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा जाता है। इसलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहिए। चलिए महाकवि भास के बारे में जान रहे हैं आज हम। इनके जन्म संबंधी अधिक वृत्तांत के विषय में नहीं ज्ञात होता है। इनका समय है 450 ईसा पूर्व। महाकवि भास को नाटक चक्रकार कहा जाता है क्योंकि संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना महाकवि भास के द्वारा की गई है और इनके नाटकों की संख्या है 13। इनके कुछ नाटक जो हैं महाभारत पर आधारित हैं, कुछ नाटक हैं जो रामायण की कथा पर आधारित हैं, कुछ नाटक हैं राजा उदयन की कथा पर आधारित हैं और कुछ नाटक हैं जो कल्पना पर आधारित हैं। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या है 7। देखते हैं एक बार कौन कौन से नाटक हैं। उरुभंगम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, बालचरितम। बालचरितम विशेष रूप से कृष्ण कथा पर आधारित है। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और उरुभंग, यानी जो महाभारत पर आधारित 7 नाटक है उनमें से ये 5 नाटक जो हैं एकांकी हैं। एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक अंक वाले हैं। कहने का तात्पर्य कि एक अंक में ही संपूर्ण कथा को समेटा गया है। चलिए रामायण पर आधारित नाटक देखते हैं। 2 नाटक हैं, प्रतिमा नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। राजा उदयन की कथा पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। पहला है प्रतिज्ञा यौगंधरायन और दूसरा नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। और इसमें भी आपको याद रखना है कि प्रतिज्ञा यौगंधरायन नाटक जो है भास की सबसे पहली रचना है और स्वप्न वासवदत्तम नाटक जो है भास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स? साथ साथ नोट डाउन करते रहें ताकि लेक्चर को सुनते ही हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी याद हो जाए। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है, अविमारक और दूसरा है चारुदत्तम। तो इस प्रकार महाकवि भास के द्वारा इन 13 नाटकों की रचना की गई है और इनके 13 नाटकों में इनके आश्रयदाता राजा कौन है जिनके आश्रय में महाकवि भास रहते थे? तो राज सिंह। इन्हीं का वृतांत हर एक नाटक में आश्रयदाता राजा के रूप में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए रचनाओं को डिटेल से जानने से पहले इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अन्य संस्कृत नाटक लिखे जाते हैं तो उनका आरंभ नांदी से होता है, परंतु भास के सभी नाटक जो है सूत्रधार से आरंभ होते हैं। ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, यानी इन्होंने नांदी का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट ही सूत्रधार से अपने नाटकों का आरंभ किया है। दूसरी विशेषता देखते हैं पात्र संख्या। भास के नाटकों में पात्रों की संख्या बहुत अधिक हमें दिखाई देती है। पात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए बान कवि ने क्या कहा, बहुभूमिकई। चलिए अब हम एक एक नाटक को डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट डिटेल में, और अगर आपने इतना शॉर्ट मटेरियल तैयार कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उद्यान की कथा पर आधारित नाटकों की संख्या कितनी है, 2। पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायन, और ये भास की सबसे पहली रचना है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भास के 13 नाटक हैं तो उसमें सबसे पहली रचना कौन सी है, तो प्रतिज्ञा योगंधरायन है। और इसमें कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। और नायक और नायिका के रूप में कौन है, नायक के रूप में राजा उदयन और नायिका के रूप में वासव दत्ता। दूसरा नाटक जो राजा उदयन की कथा पर आधारित है उसका नाम है स्वपन वासव दत्तम, और ये भास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भास की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है, या फिर भास के 13 नाटकों में से सबसे उत्कृष्ट रचना कौन सी है, तो स्वपन वासव दत्तम। इसके कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और इसमें नायक और नायिका के रूप में कौन है, नायक के रूप में राजा उदयन है और नायिका के रूप में वासव दत्ता। और दोनों नाटकों में मंत्री के रूप में कौन है, योगंधरायन। यहाँ पर बताया गया है कि उदयन स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है और जिसके बाद उसका स्वप्न यथार्थ हो जाता है, और उसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है कि स्वप्न वासव दत्तम, की स्वप्न में वासव दत्ता के साथ उसका मिलन हो गया था। तो इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब हम जानते हैं महाभारत पर आधारित नाटकों को, और इनकी संख्या कितनी है, 7। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा नाटक है, उरुभंग, और इसमें 1 अंक है। जिसमें 1 अंक हो उसे एकांकी कहा जाता है। और ये दुखांत नाटक है। कहने का तात्पर्य है कि दुख पूर्वक इस नाटक का अंत हुआ है, इसलिए इसे दुखांत एकांकी नाटक कहा गया है। इसमें जो घटना चल रही है कि भीम द्रौपदी के अपमान का बदला लेता है और दुर्योधन की उरु कहते हैं जंगा को तोड़ देता है, भंग कर देता है। तो उसी घटना पर आधारित इस नाटक का नामकरण किया गया है। दूसरा देखते हैं नाटक दूत वाक्यम। यह भी 1 अंक वाला नाटक है, इसलिए इसे एकांकी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दूत के रूप में है। महाभारत के युद्ध होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं। तो यानी नायक के रूप में कौन है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण। अगला नाटक है पंचरात्रम। इसमें 3 अंक हैं और इसके नाम से ही स्पष्ट है 5 रातें। और क्या घटना थी यहाँ पर, यहाँ दुर्योधन के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है तो गुरु द्रोणाचार्य दक्षिणा के रूप में पांडवों के लिए आधा राज्य की मांग करते हैं। और दुर्योधन ने भी तब कहा कि यदि 5 रात्रियों में पांडवों का पता चल जाएगा तो पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो उसी घटना पर इस नाटक का नामकरण किया गया है। महाभारत के कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, और उसमें विराट पर्व से यह नाटक लिया गया है। ठीक है, अगला नाटक देखते हैं बाल चरितम। इसमें 5 अंक हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की घटना है। और उसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कौन से नाटक में किया गया है, तो आप बताएंगे बाल चरितम। और ये कृष्ण कथा पर भी आधारित नाटक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृष्ण कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, बाल चरितम। उसके अतिरिक्त
यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा नाटक है जो भागवत पुराण पर आधारित है, तो आप बताएंगे बालचरितम। ठीक है, तो ये जो वेरी शॉर्ट हाईलाइट किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सकें। अगला नाटक देखते हैं, दूत घटोत्कचम, और ये एकांकी है यानी एक अंक वाला नाटक है। और नाम से ही देखो कितना स्पष्ट हो रहा है कि जब महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास भेजा जाता है। अगला नाटक है कर्णभार, यह भी एक अंक वाला नाटक है इसलिए एकांकी नाटक कहते हैं। और देखिए नाम से कितना स्पष्ट है, कर्ण भार। कर्ण का यहाँ पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल देने का वृतांत है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला नाटक है मध्यम व्यायोग, और यह भी एकांकी है यानी एक अंक वाला नाटक है। और मध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि किसके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं। पांडवों में मध्य कौन था? भीम। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र की घटोत्कच से रक्षा करने का वृतांत है। तो इस तरीके से ये 7 नाटक हैं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं। और उसके अतिरिक्त आपने जाना कि इनमें से 5 नाटक तो ऐसे हैं जो एक अंक वाले हैं। वो कौन से हैं? उरुभंग, कर्णभार, दूत घटोत्कचम, मध्यम व्यायोग और दूत वाक्यम। तो एक बार आप ध्यान से इनको देख लीजिए, जो चीज हाईलाइट की जा रही है उनको आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में तैयार करना है। आगे देखते हैं, रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से नाटक हैं? प्रतिमा नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं और इसमें रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है। और इसमें अधिकतर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस नाटक में किसकी प्रतिमा की चर्चा की गई है, तो आप बताएंगे राजा दशरथ की प्रतिमा की चर्चा की गई है। और इसमें जो कथा वस्तु चल रही है कि राम के वनवास से लेकर रावण के वध पर्यंत तक की कथा का वर्णन है। आगे देखते हैं अभिषेक नाटक, इसमें 6 अंक हैं और रावण के वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। यहाँ अभिषेक नाटक में 3 लोगों का राज्याभिषेक होता है। वो कौन है? सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, विभीषण का राज्याभिषेक होता है और भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। जब वे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापिस आते हैं अयोध्या में तो भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, तो ऐसा भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने रामायण पर आधारित नाटक भी देख लिए कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कल्पना पर आधारित नाटक। कितने हैं? 2, अविमारक और चारुदत्तम। अविमारक में 6 अंक हैं। नायक है अविमारक और इसी नायक के नाम पर ही नाटक का नामकरण किया गया है। और नायिका के रूप में है कुरंगी। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है। और उसके अलावा ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अविमारक का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु सेन। अगला नाटक देखते हैं चारुदत्तम। इसमें 4 अंक हैं और उसमें उज्जैनी के चारुदत्त नायक के रूप में है। नायिका के रूप में यहाँ पर गुणवती वैश्या वसंत सेना है। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है। तो इस तरीके से हमने कल्पना पर आधारित नाटकों को भी जान लिया कि उसमें कितने अंक हैं और नायक नायिका कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। उसके अतिरिक्त देखते हैं कि भास के अभी हमने 13 नाटक देख लिए हैं कि भास के नाटकों में मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस और वीर रस। और छंद कौन सा है? महाकवि भास ने सबसे अधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार आपको इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप बहुत आसानी से उसे हल कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना पड़े तो उसके लिए भी आपको पहले शॉर्टकट में ही इस मटेरियल को याद करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रूप में आ गए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले भूमिका, उसके बाद इनका जीवन परिचय जिसमें आप इनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, किस राजा के आश्रित रहे, ठीक है, विवाह इत्यादि आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और उसके पश्चात इनका समय बताएंगे कि अंतः व बाह्य शास्त्र के अनुसार क्या समय बताया गया है। और उसके पश्चात इनकी हम रचनाएं बताएंगे, फिर उनकी रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे और उन रचनाओं में किन किन पक्षों पर बात की गई है, कौन कौन सी विशेषताओं पर बात की है। जैसे तो यहाँ पे इसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे। प्रकृति चित्रण, उनकी रचनाओं में किस प्रकार का प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण इत्यादि विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और उसके पश्चात हम बताएंगे कला पक्ष और भाव पक्ष को। कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा, शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद अलंकार और छंद के बारे में बताएंगे। भाव पक्ष में आप बताओगे कि कौन सा भाव है, कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सी रीति व गुण का प्रयोग किया गया है। तो फिर एंड में आप निष्कर्ष बताएंगे। इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो ऐसे आपको हेडिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ तो हम बहुत शॉर्टकट में तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब आपको शॉर्टकट में पता चल जाएगा इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या समय है, क्या रचना है, उस रचना में किस छंद अलंकार का प्रयोग किया गया, तो वह क्वेश्चन आपका डिटेल में भी आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।